हेलो फ्रेंड्स, से हाय टू हिंदी में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने काकी चैप्टर की समरी समझी थी। इस वीडियो में हम इसी पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर हल करना समझेंगे। किसी भी पाठ के प्रश्नों के उत्तर हल करने के लिए, अच्छी तरह से हल करने के लिए कुछ छोटे छोटे बिंदुओं पर ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि उद्देश्य क्या है, कहानी के शीर्षक का औचित्य क्या है, कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं श्यामू, विश्वेश्वर और भोला। यदि हम इन तीन पात्रों के बारे में चरित्र चित्रण पढ़ लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि रेफरेंस में पूछे जाते हैं कि वक्ता कौन है, श्रोता कौन है, किसने कहा, किससे कहा, उसके बारे में लिखिए। ये आसानी से सॉल्व हो जाता है। इसी कड़ी में हम सबसे पहले समझेंगे पात्र श्यामू के बारे में, श्यामू का चरित्र चित्रण। श्यामू के बारे में हम लिखेंगे कि श्यामू सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखित हृदय स्पर्शी कहानी काकी का प्रमुख पात्र है। श्यामू एक 5 साल का अबोध बालक है। उसके पिता का नाम विश्वेश्वर है और इसकी माँ काकी, जिसका नाम उमा है, उसका देहांत हो गया है। श्यामू अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और इसका वियोग सह नहीं पाता है। वह जीवन मृत्यु के सत्य से अनजान है, इसलिए उसे लगता है कि पतंग और डोर के सहारे वह अपनी माँ को ईश्वर के पास से वापस ला सकता है। ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपको श्यामू से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखने में मदद करेंगे। अगला पात्र है भोला। भोला जो है कहानी का दूसरा बाल पात्र है। वह सुखिया दासी का बेटा है। वह श्यामू का हम उम्र है। भोला श्यामू से ज्यादा समझदार है। वह श्यामू का कष्ट समझता है। वह श्यामू की आसमान से पतंग भेजकर माँ को ईश्वर के पास से वापस लाने की योजना में मदद करता है, परंतु विश्वेश्वर के गुस्से से डरकर सारी सच्चाई बता देता है। तीसरा पात्र है विश्वेश्वर। विश्वेश्वर श्यामू के पिता हैं। पत्नी उमा की मृत्यु के बाद वे बहुत दुखी रहते हैं, अन्य मनस्क से रहते हैं। वे श्यामू के कष्ट से अनजान हैं, इसलिए श्यामू के पतंग मांगने पर भी बहुत ध्यान नहीं देते हैं और भूल जाते हैं। श्यामू द्वारा उनके कोट से चोरी किए हुए पैसों की सच्चाई जानकर वे स्तब्ध रह जाते हैं। शायद उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि उन्हें अपने दुख से बढ़कर श्यामू के मन को समझना चाहिए था। तो ये तो हुआ पात्र परिचय। अब हमने पाठ से कुछ वाक्य लिए हैं जिनके आधार पर हम प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला वाक्य है, काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो, मैं न जाने दूंगा। इस वाक्य पर आधारित प्रश्न हो सकते हैं कि यहाँ मैं कौन है, काकी कौन है, या उन्हें किसके लिए प्रयोग किया गया है, या फिर कौन किसे और कहाँ उठाकर ले जा रहा है। तो यदि मैं के बारे में पूछते हैं तो श्यामू है। हम श्यामू का पात्र परिचय पहले ही पढ़ चुके हैं। काकी और उन्हें काकी के लिए ही उन्हें का प्रयोग किया गया है। और लिए जा रहे हो, ये जो है ये वक्ता श्यामू किससे कह रहा है, ये उन लोगों से कह रहा है जो काकी को शमशान घाट लेकर जा रहे हैं, किस लिए, अंतिम संस्कार के लिए। इस प्रकार हमारा पहले वाक्य पर आधारित प्रश्न पूरे हो जाते हैं। दूसरा
है, असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका। यहाँ प्रश्न बनता है, असत्य क्या है, किसने बताया, किसको बताया? सत्य क्या है, किसने बताया, किसको बताया? और क्यों वो छिपा ना रह सका? ये भी प्रश्न हो सकता है कि असत्य और सत्य क्या है यहाँ पर, और सत्य बहुत देर तक क्यों ना छिपा रह सका? तो हम क्या कहेंगे, असत्य वो है जो उसे घर के बड़ों ने या गुरुजन ने बताया था, क्या कि माँ की काकी मामा के घर गई है। लेकिन सत्य क्या है? सत्य था कि वो काकी भगवान के पास गई है, जो उसके मित्रों ने, उसके साथ खेलने वाले बच्चों ने उसे बता दिया था। तीसरा है, वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अंतस्थल में वह शोक जाकर बस गया था। पहले तो ये है कि पहली जो लाइन है, वर्षा के अनंतर, इसकी फिलॉसफी को हमें समझना, बताना जरूरी है। अगर इस लाइन का मतलब पूछा जाता है कि इसका क्या मतलब है और इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, किसके संबंध में किया गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि वर्षा के लेखक कहना चाहते हैं कि वर्षा के बाद, वर्षा के 2-3 दिनों बाद जो जमीन होती है उसकी नमी, उसका गीलापन तो सूख जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर जमीन गीली बनी रहती है, नमी बनी रहती है। उसी प्रकार कई दिनों तक रोने के बाद श्यामू के आंसू तो सूख गए थे, उसका रोना तो बंद हो गया था, लेकिन उसके मन में शोक घर कर गया था। जैसे यहाँ कहा ही है, वैसे ही उसके अंतस्थल में वह शोक जाकर बस गया था। वह शोक क्या है? उसकी माँ की मृत्यु का शोक, क्योंकि उसे यह सत्य पता चल गया था यहाँ तक कि उसकी माँ मामा के घर नहीं गई है, वह तो भगवान के पास चली गई है। तो इस प्रकार हम 3 ये जो सेंटेंसेस हैं, इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर हमने समझे। 4th वाक्य है, एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी, न जाने क्या सोचकर उसका हृदय खिल उठा। प्रश्न बनता है, हृदय खिल उठना का क्या अर्थ है? किसका हृदय खिल उठा? क्या सोचकर उसका हृदय खिल उठा? अब किसका हृदय, उसने के बारे में पूछ सकते हैं, तो ये भी पूछते हैं, उसने कौन है, उसके बारे में लिखिए। वही परिचय हमें आता है, हम आसानी से लिख लेंगे। लेकिन क्या सोचकर उसका हृदय खिल उठा? यहाँ आंसर आता है कि जब उसने आसमान में पतंग उड़ती देखी तो श्यामू बहुत खुश हो गया और उसे लगा कि पतंग की डोर के सहारे उसकी काकी ईश्वर के घर से वापस आ सकती है। यही सोचकर उसका हृदय खिल उठा, अर्थात वह बहुत खुश हो गया। 5वां वाक्य है, इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरकाकर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। यहाँ उसने कौन है? श्यामू है। स्टूल सरकाकर रखा, क्यों रखा? और कोट किसका है? श्यामू ने कोट की जेबें क्यों टटोली? इन सब के आंसर हमारे पास हैं। जिस प्रकार हम एक छोटा सा पाठ है, हम कई बार पढ़ चुके हैं, तो उसने यहाँ श्यामू के लिए प्रयोग में लाया गया है और उसका परिचय तो हमको पता है, उस परिचय में हम कई बार इसके बारे में पढ़ चुके हैं, सो वी डोंट नीड टू रिपीट इट। कोट किसका है? कोट श्यामू के पिता विश्वेश्वर का है। और कारण क्या है कोट की जेबें टटोलने का? श्यामू को अपनी माँ को धरती पर वापस लाने के लिए पतंग और डोर चाहिए थी। उसने अपने पिता से पहले मांग की थी, लेकिन क्योंकि पिता दुखी थे, अन्यमनस्क थे, वो इस बात को भूल गए थे। इसलिए श्यामू ने सोचा कि पिता के कोट की जेब से ही पैसे चुरा लिए जाए और कोट की जेब तक पहुंचकर उसने 25 पैसे जो है उस कोट की जेब से निकाल लिए। बात तो अच्छी है, परंतु एक कठिनता है। ये 6ठा वाक्य है और बात क्या है? बात यह है कि उन्होंने चवन्नी
और उससे कहा कि अपनी दीदी से कहकर मेरे लिए एक पतंग और डोर मंगवा दो। बाद में जब पतंग की डोर बांधी जाने लगी, दोनों मित्र साथ बैठ के बांध रहे थे, तो भोला को श्यामू ने यह बताया, यह रहस्य की बात बताई कि मैं ये पतंग काकी के पास भेजना चाहता हूँ और जिससे कि काकी भगवान के घर से इस डोर को पकड़कर नीचे आ सकती है। अब परंतु एक कठिनता है। एक्चुअली यह वाक्य का इसका वक्ता कौन है? इसका वक्ता है भोला। भोला कहता है बात तो अच्छी है, जो बात उसे श्यामू ने बात बताई है, बात तो अच्छी है, परंतु एक कठिनाई है। उसे लगता है कि डोर बहुत पतली होती है, तो वो कहता है ये एक कठिनाई है कि पतंग की डोर बहुत पतली होती है और काफी उस पर उसे पकड़कर ना आ सकेगी, क्योंकि वो पतंग की डोर टूट जाएगी। आखिरी है नाम की चिट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। ये नाम किसका है? किससे लिखवाना चाहता है? कौन लिखवाना चाहता है? नाम है काकी का। श्यामू को लगता है कि अगर पतंग पर काकी लिखा होगा तो वो काकी को ये आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसी पतंग की डोर पकड़कर मुझे नीचे जाना है। इसलिए वह कहता है कि मैं जवाहर भैया से कहकर उस पतंग पर काकी लिखवा दूंगा, जिससे काकी के पास ही पतंग पहुंच जाएगी और काकी को ईश्वर के घर से नीचे धरती पर वापस आने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब एक आखिरी प्रश्न और बनता है कि इस कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए या कहानी का शीर्षक का औचित्य स्पष्ट कीजिए। क्या कहानी का शीर्षक उचित है? इन सभी प्रश्नों को लिखने के उत्तर लिखने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे कि किसी भी पाठ के शीर्षक का उचित होने के लिए जरूरी है कि पाठ का शीर्षक पाठक के मन में रुचि पैदा करे, वह कहानी का केंद्र बिंदु हो और उसकी सारी घटनाएं शीर्षक के आसपास घूमती दिखाई दे। फिर हम लिखेंगे कहानी सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखित कहानी काकी में काकी पाठक के मन में रुचि पैदा करती है और यह कहानी का केंद्र बिंदु है और सारी घटनाएं जैसे काकी की मृत्यु हो जाना, काकी का श्यामू द्वारा काकी का वियोग न सह पाना, काकी को धरती पर वापस लाने के लिए पतंग मंगाना और पतंग को फाड़ देने के बाद विश्वेश्वर का हत बुद्धि रह जाना, ये सभी घटनाएं शीर्षक काकी के आसपास घूमती दिखाई देती है। इसलिए इस कहानी का शीर्षक पूरी तरह उचित, सटीक और सार्थक है। आशा है इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्न हल करने में आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।